बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दिस इज़ बेसिकली स्टेप 3 इन द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में जो स्टेप 3 है, जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज़ जर्नलाइजिंग और मेकिंग जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज। जो सेकंड स्टेप था दैट वाज अबाउट पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो बेसिकली एक ट्रायल बैलेंस है जो कि हम एडजस्टिंग एंट्री से पहले प्रिपेयर करते हैं और आफ्टर दी लेजर अकाउंट्स, मतलब लेजर अकाउंट्स के बाद और एडजस्टिंग एंट्री से पहले या उसके दरमियान जो है हम प्रिपेयर करते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बेस पे जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होते कि हम इसके बेस पे प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो वी आर नॉट बेसिकली प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द unadjusted trial balance, and it will not be according to the IFRS rules or GAAP rules। we can say कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है या GAAP रूल जो है उसके मुताबिक ये नहीं होगा कि हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, ओनर इक्विटी स्टेटमेंट हो गए, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट एटसेट्रा। सो व्हाट कैन बी द फॉर्मेट ऑफ द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आमतौर पे हम क्या लिखते हैं, पहले हम जो है कंपनी का नाम लिखते हैं जिस कंपनी के लिए आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, और फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ द डेट, हाउ मच टाइम, जो ड्यूरेशन के लिए आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है अनएडजस्टेड, उस वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तीन कॉलम्स आमतौर पे इसमें होते हैं। अकाउंट नेम्स जो है इस कॉलम में हम मेंशन करते हैं, जो कि फर्स्ट कॉलम है। सो दिस कॉलम इज़ बेसिकली फॉर दी अकाउंट्स, जो अकाउंट्स है उसके नेम हम यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड जो कॉलम है दैट इज़ डेबिट कॉलम, एंड इट इज़ आल्सो ऑन द लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं, और ये डेबिट कॉलम है जो भी अमाउंट डेबिटेड है इन द लेजर अकाउंट्स, यानी जो नेट लेजर अकाउंट में डेबिट आए हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जो नेट लेजर अकाउंट में क्रेडिट आए हैं वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अकाउंट्स जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं बैलेंस शीट से, फिर जो है हम इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स पे आते हैं। तो मतलब बैलेंस शीट में सबसे पहले हम एसेट से स्टार्ट लेते हैं, और एसेट में से भी हम उन एसेट से स्टार्ट लेते हैं जो कि करंट एसेट्स है, फिर फिक्स एसेट्स, फिर अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल यानी लाइबिलिटी, फिर ओनर इक्विटी, और फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो इस तरह हमारे साथ एक स्केजुअल आ जाता है बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट का। उसमें से जो है डेबिट और क्रेडिट सारे आ जाते हैं। यहाँ पे हम टोटल्स कर लेते हैं कि आया ये जो डेबिट बैलेंसेस है आया ये क्रेडिट बैलेंसेस के इक्वल है या नहीं इक्वल है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। दिस इज़ बेसिकली ए फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सो वी कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज यानी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। कौन सी एडजस्टमेंट? फॉर एग्जांपल यू हैव टू कन्वर्ट सम एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस फॉर अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड, वो एडजस्टमेंट नहीं हुई है। या रेवेन्यू जो है वो अनअर्न है तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। या और कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए है और आपने जो है 1 साल के लिए उससे जो है निकालने हैं, या कोई डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, ठीक है। सो सम सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस which is basically giving you benefit for more than 1 year or for more than 1 accounting period, तो उसके हम एडजस्टमेंट करते हैं। बेसिकली वो एडजस्टमेंट इसमें नहीं की गई होती है, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के आइटम्स हम लिखते हैं, तो कैश का जो भी जर्नल लेजर में जो डेबिट बैलेंस आया था, अगर आपको याद हो, 4,1570 डॉलर जो बैलेंस आया था वो डेबिट बैलेंस था। तो यहाँ पर भी आपने डेबिट साइड पे लिखना है। अकाउंट रिसीवेबल का
जो है नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट है, और 4000 जो है वो आया था जर्नल लेजर अकाउंट्स में, तो वो डेबिट साइड पे आया था, तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा। ऑफिस सप्लाईज जो है वो भी डेबिट है $250 से, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स। फिर जो है ये आपके तकरीबन जो है सारे एसेट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद लाइबिलिटीज़ है, नोट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल है और डिविडेंड पेबल है। और अगर आप लेजर अकाउंट्स में देखें तो तीनों जो है वो क्रेडिट एंट्री यानी क्रेडिट बैलेंसेस उसमें से आए हैं। इसके लेजर, ये बेसिकली हमने लेजर से लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिछला वाला लेजर अकाउंट्स था दैट इज़ बेसिकली दिस वन। सो दिस इज द लेजर अकाउंट, ठीक है। तो 4,01,570 और अकाउंट रिसीवेबल 4000, इसी तरह फिर सप्लाईज 250, और यहाँ पे इवन नीचे जो है बैलेंसेस भी आए हैं कि इसका डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, तकरीबन सारे डेबिट बैलेंस है। नोट्स पेबल और जो है अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, वो सारे क्रेडिट्स बैलेंसेस है, ठीक है। देखो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और ये देखो क्रेडिट बैलेंसेस, जिस इस साइड पे जितने भी आएंगे ये क्रेडिट बैलेंस होंगे। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आप लिख सकते हैं, DRCR लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल नोट्स पेबल है तो ये थोड़ा सा आप अकाउंट का नाम ऊपर लिखेंगे, यानी नोट्स पेबल अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ऊपर लिखने के, यहाँ पे डेबिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने लिखना है, तो आप जो है आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि DR और CR, ठीक है। चूँकि यहाँ पे है नहीं तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह आप हर एक के साथ लिख सकते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। अदरवाइज आपको वैसे ही पता है कि डेबिट इज़ द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज़ द राइट साइड, लेकिन अकाउंट जो है तो थोड़ा सा फिर आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये यहाँ से हमने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पेएबल है तो ये 3000 क्रेडिट है, यानी क्रेडिट बैलेंस 3000 लेजर में, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल यही सेम टू सेम आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस में। सो दिस इज बेसिकली ट्रायल बैलेंस। ये आप देखिए ट्रायल बैलेंस है तो डिविडेंड पेएबल 3000 क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इस तरह डिविडेंड्स जो है वो आपने डेबिट किए होंगे, डेबिट बैलेंस आ गया, क्योंकि डिविडेंड जो है इटसेल्फ इट इज़ एन एक्सपेंस। सो एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं जब ज़्यादा होता है, लेकिन डिविडेंड पेएबल इज लाइबिलिटी। सो ये भी एक्सपेंस है, ये यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है। शेयर कैपिटल जो है आपका, जो टोटल शेयर कैपिटल आया है वो 4 लाख था, फर्स्ट में है शेयर कैपिटल, ठीक है। कि फर्स्ट जर्नल एंट्री में अगर आप देखें तो ओनर ने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। शेयर जो है शेयर्स 20 रुपीज़ पर शेयर जो है उन्होंने मार्केट में जो है वो फरोख्त किए थे, इशू किए थे। सो दिस इज बेसिकली देट क्रेडिट बैलेंस। क्लाइंट रेवेन्यू जो है ये यहाँ से फिर इनकम स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। ये रेवेन्यू है माइनस दीज ऑल एक्सपेंसेस, और इससे आप इनकम स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं कि क्लाइंट रेवेन्यू माइनस ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस। अगर आप इससे ये माइनस करें 24,000 से ये सारे, तो नेट इनकम भी आ जाएगा इजीली, ठीक है। फिर वही नेट इनकम बेसिकली वी आर एडिंग इट इन द शेयर कैपिटल। अगर नेट इनकम है, अगर नेट लॉस इससे आता है यानी ये एक्सपेंसेस इस रेवेन्यू से कम ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम इससे फिर माइनस करते हैं जो शेयर कैपिटल है या जो भी ओनर इक्विटी है उससे, ठीक है। ये बात की खैर बातें हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाना ये था कि ये डेबिट बैलेंसेस आ गए, ये क्रेडिट बैलेंसेस आ गए। अगर आपका जो है जो ट्रायल बैलेंस है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है मून सर्विस एंड कॉर्पोरेशन के लिए, अगर वो सही है तो लाजमी होना चाहिए कि टोटल्स ऑफ द डेबिट्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ द क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप प्लस करें तो 4,46,500 ये भी डेबिट बैलेंस आ रहा है, 4,46,500 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। लिहाजा ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि आपके अकाउंट्स इक्वल आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ तक कोई मसला नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मसले हो सकते हैं इसमें जो कि हम डिस्कस करेंगे। जो अगर ये दोनों इक्वल ना आया तो फिर कौन कौन से मसले हो सकते हैं आपके, जो है रिकॉर्डिंग में मसले हो सकते हैं, लेजर अकाउंट में मसले हो सकते हैं, या यहाँ पे हो सकता है कि आपने एक चीज़ डेबिट हुई हो उसको आपने क्रेडिट साइड पे लिखा हो, ठीक है। तो ये जो है एरर्स आ सकते हैं। पर्पस क्या है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, ठीक है।
The main purpose of preparing an unadjusted trial balance is to check the mathematical equality of debit and credit. मतलब आप डेबिट और क्रेडिट जो है उसके एक मैथमेटिकल जो है इक्वलिटी देखते हैं कि आया वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये बेसिकली जो है ये पर्पस है बिफोर यू आर गोइंग टू मेक एडजस्टमेंट एंड मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। आप पहले से चेक करना चाहते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर सारे ट्रांजैक्शन जो है वो इक्वल जो है आ रहे हैं, यानी डबल एंट्री या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसके तहत आपने बनाए हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर भी सम अनबैलेंस ट्रायल बैलेंस जो है उसमें ये मसाइल हो सकते हैं। अगर बैलेंसेस जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे ट्रायल बैलेंस में, तो हो सकता है कि द डेबिट अमाउंट हैज़ बीन इनकरेक्टली पोस्टेड एज क्रेडिट और ए क्रेडिट अमाउंट हैज़ बीन इनकरेक्टली पोस्टेड एज डेबिट। हो सकता है कि पोस्टिंग में मसला हो, यानी जर्नल टू लेजर जब हम पोस्टिंग करते हैं तो हो सकता है कि डेबिट की जगह आपने क्रेडिट वहाँ पे ज़्यादा लगाया हो, ठीक है, ये मसले भी आ सकते हैं अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। दूसरा क्या एरर हो सकता है आपके अकाउंट्स में अगर दोनों इक्वल नहीं है, द बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स हैव बीन इनकरेक्टली डिटरमिन्ड। हो सकता है कि लेजर अकाउंट में कोई मसला हो, इस वजह से आपकी ट्रायल बैलेंस के जो है वो बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे। द बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स हैव बीन इनकरेक्टली कॉपीड टू द ट्रायल बैलेंस। हो सकता है कि आपने कॉपी पेस्ट में मसला किया हो, इनकरेक्टली आपने कॉपी किया हो, इसी वजह से जो बैलेंसेस इक्वल नहीं आ रहे ट्रायल बैलेंस में। डेबिट बैलेंस हैज बीन इनकरेक्टली लिस्टेड इन द क्रेडिट कॉलम और क्रेडिट बैलेंस, ये दिस जस्ट लाइक फर्स्ट वन, लेकिन उसमें पोस्टिंग में मसला था। यहाँ पे हो सकता है कि आप ट्रायल बैलेंस में जो है डेबिट की जगह क्रेडिट लिखे और क्रेडिट की जगह डेबिट में लिखे, ठीक है। सो एक अमाउंट जो है आप वो लेजर में क्रेडिट हुआ है और आपने डेबिट में डाला है, तो लाजमी है आप बैलेंसेस इक्वल नहीं आएंगे। द डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज बीन इनकरेक्टली टोटल, या आपकी टोटलिंग में प्लस में मसला है, ठीक है। जब आप टोटल कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट को, वो जो है सही आपने नहीं किए है, उसमें मसला है, ठीक है। तो समेशन में भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से जो है फ़र्क आ सकता है और आपके बैलेंसेस इक्वल नहीं आएंगे फिर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एरर दैट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एरर हो जो कि आपको पता नहीं लगे कि ये ट्रायल बैलेंस से हम किस तरह डिटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट जो है एंट्रीज इक्वल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मे भी इसमें एरर हो सकते हैं अकाउंट्स में। कौन कौन से एरर हो सकते हैं? द ट्रांजेक्शन इज नॉट करेक्टली एनालाइज एंड रिकॉर्डेड, मैंने उसको पहले कहा था एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ से गलती है तो फिर सारे अकाउंट्स में गलती हो सकती है, क्योंकि दिस द स्टार्टिंग पॉइंट, इवन हम कह सकते हैं कि ये स्टेप 1 है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्रॉपरली एक स्टेप नहीं, हम इसे डाल देते हैं जर्नलाइजिंग में ऑलरेडी के, मतलब हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ये स्टेप 1 हम कर लेते हैं, हम एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन इज, उसमें हम डाल देते हैं कि ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल द रिसीट ऑफ कैश इज एरोनियसली डेबिटेड टू अनदर अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश। फॉर एग्जांपल आपको कैश जो है मिल रहा है और रिसीव हुआ है आपको कैश, और आप जो है कैश की जगह कोई और चीज़ डेबिट करें, ठीक है। सो एरोनियसली आप गलती से फॉर एग्जांपल जो है वो डेबिट करे, तो ये एक ऐसी गलती है जो कि एनालिसिस में गलती है, इन द वेरी फर्स्ट जो स्टेप है ऑफ स्टार्टिंग द अकाउंटिंग साइकिल, उसमें आपने गलती की है, तो लिहाजा नेक्स्ट जो है हर एक स्टेप में फिर गलती आएगी, ठीक है, एरर आएगा। ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द जर्नल आर लेजर, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड हो। कम्प्लीटली ओमिटेड का मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो लेकिन ओमिटेड हो, ठीक है, लेकिन वो उसकी ओमिशन हुई, वो गलती से जो है वो शामिल ही नहीं किया गया है, तो ये ऐसा मसला है जिसकी जो कि ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बताएगा, ठीक है। उस ट्रायल बैलेंस आपको ये नहीं बताता कि अकाउंट कौन से अकाउंट ओमिटेड है, ठीक है ना। द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑफ द जर्नल एंट्री आर इक्वली ओवर स्टेटेड, ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट जो आपने जर्नल एंट्रीज की है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से आपने 5,000 ज़्यादा लिखा है,
तो अगर आप ओवर स्टेटेड करते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, तो उसका भी फिर मसला आएगा। यानी आपको पता नहीं है, इक्वल तो आएंगे लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस ही नहीं बताएगा कि ये ओवर स्टेटेड है। या अगर आप फॉर एग्जांपल कैश आपको रिसीव 10,000 हुआ है और आप जो है 5,000 रिसीव लिखे, तो डेबिट भी 5,000 लिखे, क्रेडिट भी, तो दोनों आपने 5,000 कम किए, तो अंडर स्टेटेड, ठीक है ज्यादा लेकिन आपने कम लिखे, तो अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड का मसला भी हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों आपने कम लिखे हैं या ज़्यादा लिखे हैं। तो जो कि आपको ये ऐसी गलतियां हैं, ये चार, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बताएगा। इसके बावजूद ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस फॉर्म में होगा, लेकिन ये गलतियां हो सकती है, इसको भी आपने देखना है। वी मे कंक्लूड दैट इफ द ट्रायल बैलेंस इज बैलेंस, द एरर मे और मे नॉट एग्जिस्ट, and if the trial balance is not balanced, the error certainly exists। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस फॉर्म में है, मतलब जो टोटल डेबिट है ट्रायल बैलेंस का वो टोटल क्रेडिट के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि गलती हो, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो फिर सर्टनली देयर इज एन एरर, फिर आपको जो है सर्टन होना चाहिए कि जो आपने अकाउंटिंग की है, देयर इज एन एरर इन द अकाउंटिंग, एनी स्टेप, किसी भी स्टेप में हो सकता है, अगर ये दोनों जो है इक्वल ना हो, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, आई थिंक दिस इज इनफ एंड थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट जो स्टेप्स है एडजस्टिंग एंट्रीज की, उस पे हम फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।